रात का सन्नाटा और एक अलग हाई लेवल की चमक। ये है नेपच्यून हाइंड बार। इसी माहौल में एक हल्की सी आवाज गूंजती है। स्क्रीन पर एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जिसकी पर्सनैलिटी सब कुछ बोलती है। प्रेसिडेंट ऑफ यते ग्रुप, लू म्यूकिंग। शार्प फीचर्स और आंखों में एक अजीब सी गहराई। तभी अचानक बैंग, एक जोर की आवाज होती है। लू म्यूकिंग थोड़ा मड़ कर देखता है। उसके सामने खड़ी है एक लड़की, यानजिंग, जिसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिख रहे हैं। वो थोड़ा हिचकिचते हुए कहती है, सर, क्या आप अपनी बेल्ट थोड़ी देर के लिए अनबकल कर सकते हैं प्लीज? ये है यान यो फैमिली की बड़ी बेटी यानजिंग। वो इतनी सिंसियर बनने की कोशिश कर रही है जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी एक बेल्ट पर टिकी हो। वो गिजरेट ह्यू कहती है, प्लीज, मुझे सच में आपकी बेल्ट की बस थोड़ी देर के लिए जरूरत है। थैंक यू। लू म्यूकिंग उसे ऊपर से नीच तक एक सस्पिशियस लुक देता है और थोड़ा रुक कर पूछता है, क्या तुम यहां कोई हॉस्टेस हो? यानजिंग घबराकर तुरंत इनकार करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बात को संभालने के लिए वो एक फेक स्माइल देती है और कहती है, वो क्या है ना, मुझे बस आपकी बेल्ट बहुत हाई हाइंड और क्लासी लगी। पार अंदर वो खुद को कोस रही है। डैम इट, मैं इस अजीब हरकत को कैसे जस्टिफाई करूं? असल में सीन कुछ और हाई है। बार के दूसरे कोने में उसका क्लासमेट झंग हुएदा खुशी से चिल्ला रहा है, मेन जीत गया। क्या इस बार सिस्टर शी अपने पैसे हारने वाली है? यानजिंग की दोस्त झू जियामिन गुस्से में बदबदती है, सब तेरी गलती है। तुझे पता था ना कि जिंग पैसे के लिए ट्रूथ और डेयर में किसी भी हैड तक जा सकती है। यानजिंग को लग रहा है कि वो बहुत धीरे से 10 लाख के प्रॉफिट के बारे में बात कर रही है। पर लू म्यूकिंग ने सब सुन लिया है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आई सी, इंटरेस्टिंग। अचानक लू म्यूकिंग उसे दीवार से सता देता है और यानजिंग के मुंह से बस एक वाव निकलता है। लू म्यूकिंग उसे टीज करते हुए एक जोर का धक्का दीवार पर मारता है। बैंग। वो उसके कण के पास झुकता है और धीरे से पूछता है, अगर तुम्हें मेरी बेल्ट चाहिए तो बदले में तुम मुझे क्या ऑफर करोगी? यानजिंग कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, तो क्या ख्याल है? अगर मैं आपको एक फ्रूट प्लेट खिलाऊं? नई चेरीज आई है, बहुत मीठी है। वो मन कैलकुलेट करती है कि एम्प्लॉय डिस्काउंट के बाद भी 800 का प्रॉफिट तो पक्का है। लू म्यूकिंग और करीब आता है और कहता है, मुझे फ्रूट प्लेट की क्या जरूरत, जैब मिरर सामने पहले से कुछ बहुत स्वीट है। यानजिंग डर जाती है और उसे धक्का देते हुए चिल्लाती है, प्लीज मुझे मैट खाओ। मुझे एक कुत्ते ने काटा था और मैंने रेबीज का वैक्सीन नहीं लगवाया है। लू म्यूकिंग उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। यानजिंग कहती है, हे, तुम क्या कर रहे हो? वो बिल्कुल उसके पास आता है और बेल्ट के बटन पर हाथ रखता है। प्रेस, क्लिक की आवाज आती है और बेल्ट अनबकल हो जाती है। वो बेल्ट को बाहर निकलता है। यानजिंग बुरी तरह शॉक में है। क्या मेरा सामना किसी थरकी से हो गया है? लू म्यूकिंग उसे बेल्ट थामा देता है और कहता है, ये बेल्ट फिलहाल तुम्हारे पास रहेगी। मुझे कुछ काम है, बाद में वापस दे देना। वो जाते जाते एटीट्यूड में कहता है, इतनी एहसानमंद मैट बानों की रोने लाग जाओ। मुझे बस दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। यानजिंग बेल्ट पकड़े वही सुन रह जाती है। ये बंदा, ये तो बहुत हाई एक्सप्लोसिव निकला। उसकी दोस्त हैरन है, उसने सच में बेल्ट दे दी। हम हार गए। कुछ देर बाद बार काउंटर पर ड्रिंक्स करते हुए उसकी दोस्त कहती है, जिंग, वो बंदा कितना हैंडसम था। मैंने आज तक इतना सुंदर मर्द नहीं देखा। कश उसका नंबर मिल जाता। वो उसे पैट करती है और कहती है, जैब तुम बेल्ट वापस करोगी, टैब तो मिलोगी हा ना? यानजिंग बिल्कुल फिक्र नहीं करती क्योंकि उसकी एंगेजमेंट पहले लू फैमिली के यंग मास्टर योरन से हो चुकी है। उसकी दोस्त हंसती है और कहती है, लू फैमिली तो दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में से है। अस हैंडसम बंदे की लू योरन के सामने क्या हसीयत। तो फाइनली हमारी सिस्टरशिप बेल्ट वापस लेकर आ गई है। उसके चेहरे पर जीत की चमक है
और वो खुशी से चिल्लाकर कहती है कि बेट तो बेट होती है और अब वो ये 800 युआन बिना किसी हिचकिचट के लेने वाली है। पार उसके दोस्तों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे सच में इन 800 युआन की इतनी फिक्र है। आखिर वो यान फैमिली की बेटी है और उनका खानदान काफी अमीर है। उसके दोस्त आगे कहते हैं कि वो तो एक मेनियक की तरह काम करती है, यहां तक कि इस बार में बारटेंडिंग भी करती है, तो क्या उसे सच में पैसे की इतनी जरूरत है। तभी यान जिंग एक जोर का क्लैप करती है और उन्हें टोकते ह्यू गुस्से में बताती है कि ये 800 युआन कोई छोटी रकम नहीं है, ये वेलफेयर होम के बच्चों के पूरे आधे महीने के खाने का खर्चा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ऐब आता है जैब उनका एक दोस्त वेट केकर सबको रोक देता है। वो अस बेल्ट को बहुत हाई बारीकी से देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बताता है कि ये कोई आम बेल्ट नहीं है, बल्कि हर्म्स की प्राइवेटली कस्टमाइज्ड पीस है और इसमें जो चमक रहा है वो प्लास्टिक या ग्लास नहीं, बल्कि असली हीरे है। इस एक बेल्ट की कीमत कम से कम 5 लाख युआन है। अब सबका दिमाग घूम चुका है। उनका दोस्त पांडा, जो खुद एक अमीर खानदान से है, वो ऐसी चीजों को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि वो अजनबी आदमी या तो हद से ज्यादा अमीर है या फिर किसी बहुत बेड खानदान का है। तभी एक दोस्त वीआईपी सीट्स की तरफ इशारा करता है और कहता है, शी सिस्टर, ज़ारा वहां वीआईपी सीट्स की तरफ देखो। वहां उन्हें बार का असली मालिक बॉस झंग दिखाई देता है। बॉस झंग, जो 1 साल से ओवरसीज था, वो अचानक वापस आ गया है और वो अजनबी आदमी के सामने इतना झुक झुक कर बात कर रहा है जैसे वो कोई मामूली नौकर हो। बॉस झंग का ये भाव देखकर सब समझ जाते हैं कि वो आदमी कितनी बड़ी हस्ती है। लू म्यूकिंग बस वहां बैठा है, बिल्कुल शांत। वो हल्की सी ग्लांसा देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी को भी बेचैन कर दे। यान जिंगन आंखों को देखकर एक ट्रांस में चली जाती है। उसे लगता है जैसे अंधेरे में कोई खतरनाक शिकारी बैठा हो, जो हर पाल एक खतरनाक वाइब दे रहा है। वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसने मौकों की कदर नहीं की थी। तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजती है और उसका ध्यान टूटता है। रात के 11:10 हो रहे हैं और स्क्रीन पर नाम फेंग रुयन जिंग बार में खादी फोन पर बात कर रही है। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी है। फोन के दूसरी तरफ है फेंग रुयन, यान फैमिली की मिस्ट्रेस और जिंग की फॉस्टर मदर। वो बेड हाई रॉब से बताती है कि यंग मास्टर योरन लूनिंग सिटी वापस आ गए हैं और उसी बार के ऊपर वेल 5 स्टार होटल के रूम 801 में रुके हैं। ऑर्डर्स बिल्कुल साफ है, तैयार राखी गई ड्रेस पहनो और उन्हें एक गिफ्ट डिलीवर करो। फेंग रुयन की आवाज में एक ठंडक और धमकी है। वो साफ कहती है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाओ और यंग मास्टर को खुश करो, वरना भूल जाओ कि तुम कभी सुकून से ग्रेजुएट हो पाओगी। जिंग का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। पार उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जाते जाते अपनी दोस्त को याद दिलाती है कि वो महंगी बेल्ट वापस कर दे और स्टाफ डिस्काउंट के लिए उसका नाम ले ले। वही बार के स्विप सीट्स पार बैठा लू म्यूकिंग गहरी सोच में है। 4 साल बाद उससे फिर से मिलना। वो धीरे से बदबदता है कि नसीब या फेट कितनी अजीब और वंडरफुल चीज है। आधे घंटे बाद होटल के कॉरिडोर में जिंग खादी है। उसने फेंग रुयन की भेजी हुई लाल रंग की बैकलेस ड्रेस पहनी है, जो काफी डेयरिंग है। उसे इतनी शर्म आ रही है कि वो सोचती है, इस ड्रेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने चेहरे पर लिख लिया हो, मैं यहां खुद को बेचने आई हूं। दरवाजे की तरफ चलते ही उसका दिमाग पुरानी यादों में चला जाता है। यान फैमिली अमीर तो बहुत है, पार जिंग के लिए वहां कुछ भी अपना नहीं है। उसे तो बस इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि 14 साल पहले एक मास्टर ने कहा था कि वो इस खानदान के लिए एक मैस्कट की तरह है जो उनकी बालाओं को डो रखेगी। और आज वही फॉस्टर मदर उसे ब्लैकमेल कर रही है ताकि वो लू फैमिली में शादी करके उनके बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ला सके। पार जिंग ने दिल में ठान लिया है, एक बार ग्रेजुएशन हो जाए फिर वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करेगी और इस खानदान से पीछा छुड़ाएगी। अब जिंग का एक हाई मकसद है,
जिंदगी के इस मुकाम पार पहुंचना जहां पैसों की कोई कमी ना हो। ये सब वो इसलिए कर रही है ताकि आन झंग के मेडिकल बिल्स पे कर सेक और उसे खुद को बेचने जैसा कोई बुरा काम ना करना पड़े। वो होटल के कॉरिडोर में रूम नंबर 801 के बाहर रुकती है और खुद से कहती है, रूम 801 यही होना चाहिए ना। पार तभी उसे एक हल्का सा झटका लगता है। दरवाजा तो पहले से हाई खुला है। वो थोड़ा हिचकिचते ह्यू हल्के से नॉक करती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या कोई है यहां? कोई जवाब नहीं मिलता तो वो धीरे से अंदर चली जाती है। वो रूम के अंदर दबे पांव चलती है और कहती है, यंग मास्टर लू, क्या आप वहां हैं? मैं आपके लिए कुछ डिलीवर करने आई हूं। वो थोड़ा और आगे बढ़ती है और मास्टर लू को पुकारती है। अचानक उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। ओ माय गॉड! जिंग घबराकर तुरंत माफी मांगती है क्योंकि उसे पता चलता है कि कोई अंदर नहा रहा है। वो डर के मारे पीछे मच जाती है और गुस्से में सोचती है, कैसे होटल होते हैं जहां बाथरूम के ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। तभी अंदर से एक भारी आवाज आती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां हूं? जिंग तुरंत सफाई देते हुए कहती है, मेरी मॉम ने कहा था ये आपके पास पहुंचाने के लिए। देखिए अगर आप सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलना ताकि मैं वापस जाकर रिपोर्ट कर सकूं। वो आदमी उसका गिफ्ट पकड़ता है और थोड़ा हैरानी से पूछता है, तुम्हारी मॉम? वो आगे कहता है कि हर जगह बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे खुश करने के लिए लड़कियां भेजते रहते हैं। पार आज तक कोई भी लड़की डायरेक्टली उसके रूम के अंदर तक आने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो ऐसी पहली लड़की है। वो आदमी बेड आराम से गिफ्ट को खोलता है। वो जिंग को देखते ह्यू एक अजीब सा सवाल करता है, ये आउटफिट क्या तुम मेरे लिए पहनना चाहती हो या मैं आईसी पहनने में तुम्हारी मदद करूं? जिंग बिल्कुल सुन रह जाती है और कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या मतलब है आपका? आदमी उसे टीज करते ह्यू कहता है, तो इस बार तुम्हें बेल्ट नहीं चाहिए बल्कि डायरेक्ट मेन चाहिए। जिंग अब पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो घबराते ह्यू पूछती है, क्या आप ये काम खुद कर सकते हैं? तभी रूम में अचानक कुछ हुलचल होती है। जिंग को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि फेंग रुयन उसे बेचने का घिनौना प्लान बना रही थी। पार उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी अनस्क्रूपुलस निकलेगी। जिंग अचानक चिल्ला उठती है, वेट! जब वो उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। तुम यहां क्यों हो? वो पूरी तरह परेशान है कि क्या वो गलत रूम में आ गई है। पार वो सोचती है, गलत रूम? इम्पॉसिबल। मैंने एंटर करने से पहले चेक किया था। लू म्यूकिंग अपनी इंटेग्रिटी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहता है कि वो हर उस लड़की को मना कर देता है जो उसे फंसाने के लिए भेजी जाती है। पार अचानक उसकी नजर जिंग पार जैम जाती है। वो बेड हाई फिल्मी स्टाइल में कहता है, लेकिन अगर तुम हो तो शायद मुझे बुरा ना लगे। जिंग तो पूरी तरह पैनिक हो जाती है। वो पीछे हटते ह्यू चिल्लाती है, नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। पार हमेशा की तरह उसकी किस्मत उसे धोखा दे देती है और उसका पैर फिसलने लगता है। ट्रिप, गुडनेस, जिंग के मुंह से निकलता है। लू म्यूकिंग उसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ता है। पार सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि जिंग बचने की जगह सीधा आस पार गिर जाती है। ग्रैब! ओ माय गॉड! सिचुएशन हद से ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है। जिंग अपनी आंखें बैंड करके चिल्लाती है, सॉरी, मैं तो बस आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो इतनी एम्बेरस्ड है कि वो पूछती है, क्या आप अभी भी देख रहे हैं? दोनों एक दूसरे के इतने करीब है कि जिंग को लू म्यूकिंग की वार्म और डैम्प बॉडी साफ महसूस हो रही है और उसके शावर जेल की खुशबू उसके दिमाग को घुमाने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। थंप थंप। रूम का माहौल अब बहुत हाई अजीब और वियर्ड होता जा रहा है। दोनों एक इंटेंस मोमेंट में खो गए हैं। अचानक जिंग को होश आता है और वो उसे पुश अवे करके चिल्लाती है, हे! वो घबरा कर कहती है, आई एम सॉरी, मैं अभी आपको रैप कर देती हूं। लू म्यूकिंग थोड़ा कांप रहा है। शेख! जिंग उसे टावल थामा कर कहती है, क्या आप ये खुद कर सकते हैं? मैं ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहती जिसे सच में मेरा हाथ काट जाए।
लू म्यूकिंग टावल लैपेट ह्यू कहता है, शुरुआत तुमने की थी तो अब मैं खुद क्यों करूं? जिंग बिल्कुल सुन हो जाती है। उसका चेहरा सीधा लू म्यूकिंग के चेस्ट मसल से चिपका हुआ है और वहां से भगने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो तुरंत पीछे हटती है। जिंग सांस लेते ही पूछती है, ठीक है, अब तो हो गया ना? लू म्यूकिंग एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तुम तो कंफर्टेबल हो गई, पार अब वक्त है मेरा एहसान चुकाने का। और इससे पहले कि जिंग कुछ समझ पाती, वो उसे किस कर लेता है। वो उसे लिफ्ट कर लेता है और जिंग छटपटते ह्यू कहती है, छोड़ो मुझे। उसे लग रहा है कि ये आदमी उसे वही नाइट गर्ल समझ रहा है जो उसे खुश करने भेजी गई है। लू म्यूकिंग उसे बाइट करता है और दोनों के बीच एक खींचातानी वाला सीन चालू है। जिंग को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो तुरंत रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। क्लैप। गुस्से में जिंग पूछती है, मैं यहां तुमसे मिलने नहीं आई हूं। तुम लू योरन के रूम में क्या कर रहे हो? लू म्यूकिंग बेड हाई ठंडे दिमाग से जवाब देता है, ये मेरा रूम है। वो जिंग से सवाल करता है, तो वो गिफ्ट तुम लू योरन को देना चाहती थी? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम उसे बहुत पसंद करती हो? जिंग एक फोर्स्ड स्माइल के साथ झूठ बोल देती है, हां, वो अभी मुझसे मिलने हाय वाला है। वो सोचती है कि अभी के लिए ये कह देना हाय सबसे सेफ होगा। गुस्से में लाल लू म्यूकिंग चलता है कि वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और जिंग को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। जिंग भी गुस्से में वहां से निकलने का फैसला करती है और सोचती है कि वो इस शैक्स को दोबारा कभी नहीं देखेगी। पार कॉरिडोर में आते हाय वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या फेंग रुयन ने उसे गलत रूम नंबर दिया था। उसे लगता है कि उससे ज्यादा अनलकी कोई हो नहीं सकता। तभी अचानक उसकी नजर डोर पार पड़ती है और वो शॉक रह जाती है। सामने से लूज ग्रुप का वारिस लू योरन आ रहा है। जिंग डर के मारे तुरंत वापस रूम के अंदर छुप जाती है और उसकी सांसें तेज चलने लगती है। वो घबरा कर सोचती है कि अगर लू योरन ने उसे इस हालत में किसी और के रूम से निकलते देख लिया तो वो कभी सफाई नहीं दे पाएगी। लू योरन 801 के बाहर रुकता है और अपना रूम कार्ड स्वाइप करता है। जैसे हाय वो अंदर आता है, जिंग तुरंत काउच के पीछे दुबक जाती है। वो परेशान है कि लू योरन वापस क्यों आ गया। लू योरन बेड प्यार से लू म्यूकिंग को लिटिल अंकल कहकर पुकारता है और कहता है कि वो उसके लिए लेट नाइट स्नैक्स लाया है। दरवाजा जोर से बैंड होता है, बैंग। जिंग के दिमाग में घंटी बजती है, लिटिल अंकल। लू म्यूकिंग बस एक ठंडा यस कहता है। जिंग को झटका लगता है। जैब उसे समझ आता है कि ये शैक्स तो लेजेंडरी मिस्टर लू है। ये यते ग्रुप का डायरेक्टर है और लू योरन का छोटा चाचा लू म्यूकिंग। जिंग अपने होंठों पर उंगली रखकर खुद को शांत रहने का इशारा करती है। उसे अब समझ आता है कि फेंग रुयन की दी हुई इंफॉर्मेशन गलत थी। लू योरन रूम 801 में नहीं रुक रहा था, बल्कि वो तो बस अपने चाचा से मिलने आया था। इसीलिए लू म्यूकिंग कह रहा था कि ये उसकी अपनी जगह है। तभी लू म्यूकिंग योरन से मेस लेते ह्यू पूछता है कि क्या ये होटल किसी को भी ऐसे रूम में आने देता है। जिंग को गुस्सा आता है कि ये आदमी ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो मन गिदगिदती है कि अगर ये सब गड़बड़ हुआ तो फेंग रुयन उसे ग्रेजुएशन नहीं करने देगी। बिना डिग्री के वो आन झंग और ऑर्फनेज की मदद कैसे करेगी। लू म्यूकिंग बस एक ठंडी सांस भरता है और योरन को यकीन दिलाता है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए कोई क्रेजी एडमायरर अंदर नहीं आ सकता। लू म्यूकिंग योरन से उसके दादाजी के बारे में पूछता है। योरन आराम से बैठता है और बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने मछलियों और परिंदों के साथ खेल रहे हैं। योरन सवाल करता है कि क्या उसके चाचा सच में लू फैमिली का बिजनेस संभालेंगे। लू म्यूकिंग जवाब देता है कि वो बस टेम्पररी देखरेख कर रहा है क्योंकि ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है, उसके अपने भी कुछ जरूरी काम है। लू म्यूकिंग को ख्याल आता है कि जिंग कब से वहां पीछे डुबकी हुई है और उसके पैर शायद अब टकसुन हो चुके होंगे।